कई जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं उन सब की भी यही राय थी कि इससे मार्केट पर बुरा असर पड़ सकता है। मतलब जब दिन तय कर लिया गया है तो आज बजट श्रद्धांजलि देने के बाद पेश किया जाए। जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर तो अभी शुरू होना बाकी है, तो मैं समझती हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ई अहमद जी बहुत ही सीनियर लीडर ही नहीं थे पार्लियामेंट के अंदर। उनका दुखद देहांत हुआ है, तो एक दिन आगे पीछे करने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं समझती हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि नेता हैं कांग्रेस के, उनने जो स्टैंड लिया है वो सही है। नहीं तो हम लोग क्या इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि चीज़ों को इमोशनली लिया जाए, या इंडिया की इकोनॉमी एक ह्यूज हो गई है, वर्ल्ड वाइड लोगों का ध्यान रहता है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे जा रहे हैं, उस पर ध्यान, माने हम लोग प्रोफेशनल हो जाएं या इमोशनली चीज़ों को रखें। देखिए एक बैलेंस होना चाहिए इसमें। कहीं भी जो इतने बड़े नेता और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से उनका देहांत हुआ है, निश्चित ही इस बात को संज्ञान लेना चाहिए। सब कुछ 2+2 नहीं होता है। नहीं, परंपरा तो पहली बार टूटी कि अभिभाषण के बाद भी पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे रखा गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अभिभाषण के बाद संसद अगले दिन लगती थी। देखिए मैं समझती हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के स्टैंड लिया है। और साथ ही ये कांग्रेस का स्टैंड नहीं, कई दूसरी पार्टियों का भी स्टैंड है। शिवसेना तो बीजेपी की अलायंस पार्टनर है, उनका भी ये स्टैंड है। तृणमूल भी तो बॉयकॉट किए हुए हैं। जी वो तो बॉयकॉट किए, पर शिवसेना जो इनके अलायंस है उनकी भी यही सोच है। तो एक दिन बजट टलने से कोई ऐसा कोई खास फर्क होने वाला नहीं है। स्पष्ट कर दें हम, शिवसेना ने दरअसल ई अहमद जी की मृत्यु की वजह से नहीं, बल्कि वो चुनावों से जोड़कर लगातार मांग कर रही है। वो तो सभी पार्टियां मांग कर रही थी। एक ब्रेक के लिए जाने का वक्त ये हो रहा है, लेकिन इससे पहले अंशुमन जी मैं चाहती हूँ जल्दी से, क्योंकि टैक्स पर लोगों की बहुत नजर रहती है और बजट पे अगर हम टैक्स पर डायरेक्ट टैक्सेस जो सैलरी क्लास है उसके लिए क्या हो सकता है मोटे मोटे तरीके से। मुझे लगता है 3 चीजें संभावित हैं। एक तो जो 2.5 लाख की सीमा है उसे बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाएंगे वित्त मंत्री देखने की बात होगी, क्योंकि अगर वो 50,000 भी बढ़ा देते हैं तो करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर टैक्स नेट से बाहर चले जाएंगे। तो उन्हें तय करना पड़ेगा कि वो कितनी रियायत दे सकते हैं। दूसरा यह है कि हाउसिंग सेक्टर के लिए रियायत आएगी मकान खरीदने के लिए, क्योंकि जो लॉजिकल भी है और ज़रूरी भी है और डिमोनेटाइजेशन के बाद आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चेंजेस हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिसको लेकर बाजार में काफ़ी उत्सुकता है और बेचैनी भी है एक तरीके की। इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर ज़रूर बदलेगा, कुछ ढांचे कुछ बदलाव आएंगे जिनकी संभावना हमको दिखाई दे रही है, और कुछ रियायतें शायद बचत को लेकर आएंगी। किसी ने पुणे में किसी जंक्शन से ट्वीट करके कहा कि सर इस ट्रेन में ये दिक्कत हो रही है, फिर रेलवे मिनिस्टर उस पर रिएक्ट करते हैं और काम करते हैं। सवाल यह है कि रेलवे की बड़ी तस्वीर किस तरफ आगे पटरी पर जा रही है। आपकी जवाब तो यही है कि मेरा भारत बदल रहा है, लेकिन दूसरा सच यह है कि ई अहमद साहब का जब जिक्र हुआ तो हम लोग जिक्र कर रहे थे कि ई अहमद साहब भी रेल राज्य मंत्री थे, और जिस वक्त वो रेल राज्य मंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या रेल में किया था ये अलग मसला है। मौजूदा वक्त में रेल कहाँ है, हम ही लोगों ने ये व्यवस्था की तो पता चला कि अभी चलाने वाला नहीं है, इसको धकेलिए तो थोड़ा आगे बढ़ता है, चल जाना चाहिए था। तो स्थिति कमोवेश देश में की, लेकिन रेल का बजट मर्ज हो जाना आम बजट में ये रिफॉर्म की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है, या फिर जो दूसरी स्थितियां रहती हैं, क्या ये चलेगा जी रेल? अच्छा चलाएगा तो चला देगा, नहीं तो देखा जाए। ये स्थिति क्यों लाई गई, या पेट्रोलियम पदार्थ जो इसके साथ जुड़े रहते हैं उसका बजट बड़ा व्यापक हो गया है और ये 1,80,000 करोड़ का कुल बजट है, तो क्यों इसकी ज़रूरत है? वाजपेयी जी, पहले तो एक रेल कर्मी के नाते प्रिय श्री अहमद साहब को मेरी श्रद्धांजलि। वो हमारे बहुत ही प्रिय रेल राज्य मंत्री थे और उन्होंने बहुत कुछ किया, ख़ास तौर से उडुपी से पालघाट तक इलेक्ट्रिफिकेशन में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके प्रिय थे। वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे। हमारी परिवार दिवंगत परिवार के लोगों को बहुत बहुत शोक प्रकट करते हैं इसमें। अब आपके प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहली बार एक नई विधा में बात कर रहे हैं, जबकि रेल बजट जनरल बजट का अंग है। तो ये था कि इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये जो कल शाम को ये जो आई है इकोनॉमिक सर्वे आया है, इसने इसको ख़त्म कर दिया है। वो कहते हैं 2 बातें साहब। एक तो
ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारे से बहुत अंडर इन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा अंजना, मेरे ख्याल से ट्वीट कर दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 11 बजे बजट जो है वो हमें आप देख सकते हैं, इसका मतलब है वो पूरा बजट पार्लियामेंट में 11 बजे रखा जाएगा तो और वो उसे पढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें भी महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरफ इसे अमानवीय करार दिया, दूसरी तरफ कुछ ही लम्हे पहले, कुछ सेकंड्स पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि 11 बजे वो अपना चौथा बजट पेश करने वाले हैं और लोग उन्हें लाइव देख सकते हैं। बजट बाजार से हमारी विशेष कवरेज जारी है, अब देखते रहिए आज तक। इस बीच हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को 1 फरवरी सुबह 11 बजे बजट पेश करते हुए, मुझे आप लाइव देखें। ये वित्त मंत्री ने ट्वीट किया है और ये जानकारी भी आ रही है कि स्पीकर हाउस से कि बजट हर हाल में पेश किया जाएगा। अब मैं चाहती हूँ, चूंकि वक्त की कमी होती है और हम बहस में अटक जाते हैं, एक एक करके अगर हम शुरुआत करें तो बजट से क्या बड़े एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए। अगर आप अपने थॉट्स को, अपनी सोच को 2-2, 3-3 लाइनों में कर दें, 1, 2, 3, और वहां से शुरू करते हुए सर जल्दी जल्दी एकदम ऐसी भाषा जो हमारे दर्शक समझ सके, 1, 2, 3, क्योंकि बजट को अभी भी एक नॉन इवेंट के रूप में ही लोग देखते हैं। ये चीज महंगी हो गई, ये सस्ती हो गई, अगले दिन अखबार में बस यही मतलब होता है उनके लिए। क्या आप एक्सपेक्ट करें? नहीं, इस बार आपको जरूर कुछ अलग देखने को मिलेगा। क्या? सब सेक्शन के लिए मिलेगा। चाहे वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ेगी, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ इंटरेस्ट का डिडक्शन उनको दिया जाएगा, 80C की लिमिट बढ़ेगी, और इसके अलावा जो कारोबारी हैं उनको भी डिजिटाइज ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव और उनके लिए अनाउंस होंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो 10% का स्लैब है पहला, उसे घटा के 5% करने की बात हो सकती है। 2.5 लाख को बढ़ाया ना जाए, लेकिन 10 को 5 किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर वाली लिमिट 30 से 25 करने की बात है, तो नीचे भी 10 से मुझे लगती है। और दूसरी बात यह कि जो इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ आती हैं लिटिगेशन से जो परेशान हैं, उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ देने के लिए, क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए वो बहुत जरूरी है, वो रिलीफ सरकार की तरफ से दिया जाए। प्रसून जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हमें लगता है उससे पहले एक चीज, एक जरा माइक देंगे इनको। आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप जब सुबह आ रहे होंगे, ई अहमद साहब का तो निधन हो गया था, पार्टी ने कुछ कहा होगा ना, आप जा रहे हैं कार्यक्रम में, बजट पे कार्यक्रम है, बजट होगा या नहीं होगा, कुछ तो बताया होगा? नहीं, तब तो जब मैं आ रहा था, क्योंकि मैं एक और चैनल पर गया था, तब तो ये डिस्कशन ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जब बातचीत हुई थी तो ये था कि देखिए, बजट देश के लिए है और ई अहमद साहब के दुख के साथ भी कुछ काम अगर दुख में भी करने होते हैं, ये ज़रूरी है। मैसेज कन्वे था, बजट होगा। हाँ, बजट होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मौसमी जरा पूछिए तो वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि यह अमानवीय है? हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, आइए उनसे बात करते हैं। खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि आप लीडर हैं लोकसभा में अपोजिशन के, आपसे कोई बात सरकार? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड किसी अपोजिशन का स्टैंड नहीं है। एक पार्लियामेंट मेंबर का देहांत हुआ है, जो सीनियर मोस्ट लीडर है, जो यूनियन मिनिस्टर थे और बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर है। उनके बारे में सभी का एक ही मत होना चाहिए, गवर्नमेंट का और दूसरे पार्टियों का। इसमें किसी का वैयक्तिक या किसी इंडिविजुअल का प्रेस्टेज का क्वेश्चन नहीं है, और गवर्नमेंट भी इस पे प्रेस्टेज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बजट जो है कल भी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या शाम और को अगर ऐसी चर्चा चल रही कि शाम को प्रेजेंट कर दे बजट, तो क्या उसके लिए कांग्रेस शाम सुबह की कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसा आप दूसरे पार्लियामेंट मेंबर के देहांत होता है तो उनके लिए कैसा आप बर्ताव करते हैं जी, उसी ढंग से इनको भी पेश आना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे साफ करते हुए कि कांग्रेस पार्टी टच से मस नहीं होगी, कोई भी सरकार में किसी ने उनसे बात नहीं की है, और जहाँ तक बजट का सवाल है तो वो आज पेश नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। है कि कांग्रेस तो शुरू से कह रही थी, कम से कम ई अहमद साहब के साथ इमोशनल कार्ड कांग्रेस को नहीं चलना चाहिए। कांग्रेस से तो पहले दिन से कह रही है कि बजट ही नहीं होना चाहिए 1 तारीख को। अब उन्होंने उसको जोड़ दिया ई अहमद साहब के देहांत से। मेरा कहना है कि नहीं, मेरा कहना है कि ये अगर आप इसको ई अहमद साहब का दुख है, लेकिन बजट देश के लिए है, उनका दुख भी जताएंगे और बजट भी पेश करेंगे, इसको उससे अमानवीय कहना भी अन्याय है। नहीं, ये पॉलिटिकल इतना होने की जरूरत है। शहनवाज जी, ये तो बहुत ही गंदे स्तर पे आप ले आए इस चर्चा को। मैं समझती हूँ कि बजट का जो विरोध कर रहे थे वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे थे, और आपने भी किया था जब
ठीक पिछले 5 साल पहले इसी तरह के चुनाव थे और उसके पहले कांग्रेस की सरकार बजट लाने वाली थी। मुझे बोलने दीजिए। और दूसरा, जहाँ तक ई अहमद साहब का सवाल है, बहुत ही सीनियर नेता है और देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनका एक पहचान है। उन्होंने बहुत काम किए, चाहे रेलवेज की बात करें, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें। बहुत ही पॉपुलर नेता वो रहे हैं और उनके देहांत से पूरा देश आज दुखी है। और ये बजट आज पेश हो कल हो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। देश तो के बजट को अमानवीय कहना नहीं, अमानवीय देश के बजट को नहीं कहा है। फिर आप जो भारतीय जनता पार्टी की गुमराह करो, झूठ बोलो और जोर से बोलो और सच साबित करो, फिर उस पे आप आ गए। पॉलिटिकल बहस में हमको लगता है बजट के दिन और इमोशनल एस्पेक्ट में नहीं फंसना चाहिए। वासुदेव साहब, आप जरा माइक लें, क्योंकि इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है जिससे हमने शुरुआत की थी। कितना मुश्किल होगा अगर वाकई बजट को टाल दिया जाता। वर्ल्ड वाइड इंडियन इकोनॉमी को लेकर, इंडियन मार्केट को लेकर दुनिया की नज़र, सारी स्थितियां इस देश के सामने है, और बजट रखने से क्या लाभ हो जाएगा? देखिए, इसमें टालने में समस्याएं, एक तो चलिए रेल मंत्री रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव, कह रहे हैं कि ये इस बीच खबर ये आ रही है आज ही पेश होगा बजट, ये सुमित्रा महाजन स्पीकर ने कह दिया है। तो एक तरफ से सरकार की तरफ से भी पूर्ण विराम है, लेकिन दूसरी तरफ से भी रस्साकशी कम नहीं होती दिख रही है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आपने सुना उनको, मोदी की तुलना ट्रंप से कर दी। क्यों अलग साहब? अलग साहब, फाइनली मैं तो कह रहा हूं, पहले लालू जी को परंपरा मालूम नहीं है, आपने 1974 का एग्जाम्पल दे दिया है। लेकिन मैं तो कहता हूं यू मस्ट, प्रधानमंत्री पहुंच गए अहमद जी के घर में, वो दुख प्रकट कर रहे हैं और फिर आएंगे पार्लियामेंट में, और वो जो कह रहे हैं डिस्कशन थोड़ी शुरू हो जाता है उसी दिन में। बजट को आज प्रेजेंट करने दीजिए, ऑपोजिशन को और भी मौका मिलेगा सोचने के लिए। आप डिले कर दीजिए एक और दिन जब डिस्कशन शुरू होगा। लेकिन फ्रॉम द जरा सा रोक दे रहे हैं। कुरियन साहब क्या बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, सुन लेते हैं। सुन लीजिए आप। Members, several parliamentary members from Kerala, they're saying that Parliament should be adjourned, citing the previous precedent in such cases. As a vice chairman, sir, deputy chairman, how would you react, sir? No, I cannot react like that because it is for the speaker to decide now, depending upon the conventions and the previous decisions taken. It's for the honorable speaker to decide. So I'm not expected to comment on what speaker is supposed to do. What is the usual convention, sir? Pardon? What is the usual convention? No, it is Lok Sabha. They have to see what is happening in Lok Sabha. If it is in Rajya Sabha, the convention is that we will adjourn. Is Rajya Sabha going to be adjourned? No. He is a member of he is an honorable member of the Lok Sabha. So it's for the Lok Sabha to decide. So as a deputy chairman of Rajya Sabha, I cannot comment on that. EMS के unfortunate event. Very, very unfortunate. EMS, see, is a great loss not only to the state of Kerala but to the nation. He was a national leader himself. Many a time, MP number of times, minister in the state of Kerala. 7 बजे तो डिप्टी स्पीकर ने भी कहा कि वो इस बारे में तो कुछ नहीं, लेकिन स्पीकर ने फैसला ले लिया। वासुदेव जी, आप अपनी बात पूरी करें जो हम लोग जिक्र कर रहे थे। खैर, सबसे बड़ा तो एक मीडिया पे प्रभाव है। इतना कामझाम आप लोगों ने शुरू कर रखा, अगर एक दिन टल गया तो बहुत आप लोगों के लिए भी समस्या। हाँ, ये दुकान कंटिन्यू करनी पड़ जाएगी। मगर देखिए, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट में असर या ग्लोबल मार्केट में असर, ये तो अपनी जगह सही है, मगर बजट बनाने की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें सीक्रेसी का और कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत महत्व है। अब 7 दिन लोग क्वारंटीन रहते हैं बजट प्रेस में, जो बजट बनाने में जुटे हैं, जो ड्राफ्ट करने में हैं, लॉ डिपार्टमेंट के लोग हैं, सब हैं। तो जैसे ही बजट के पेपर्स पार्लियामेंट हाउस आ जाते हैं, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। सो दैट मीन्स दे आर आउट इन द ओपन। तो एक तो ये सीक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि बजट पार्लियामेंट में आने से पहले कैबिनेट मीटिंग होती है पार्लियामेंट हाउस में, तो वित्त मंत्री पूरे बजट की रूपरेखा कैबिनेट मिनिस्टर्स को वहाँ बताते हैं। और ये सीक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी रहता है कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स उस कैबिनेट रूम से सीधा लोकसभा के अंदर जाएं, बाहर बिल्कुल ना आएं। तो ये जो एक अपनी जगह सही है कि इतनी ज़्यादा क्या वाकई सीक्रेसी की ज़रूरत है या नहीं,
मगर हमारी व्यवस्था में सीक्रेसी का बहुत बड़ा महत्व है बजट मेकिंग प्रोसेस में। ज़रा सा एक आंकड़ा भी लीक हो गया कि रूरल डेवलपमेंट के लिए इतने लाख करोड़ दे दिया गया, तो उसके ऊपर ही हल्ला हो जाता है, प्रिविलेज नोटिस आ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। तो ये हमारी परंपरा में बहुत बड़ा खतरा है। ऊपर जाना है। प्लीज प्लीज कीप क्वाइट। आप शांत हो जाओ, दो माइक दो, शांत हो जाओ। मैम एक स्टेयर्स और भाई शांति रखो, आप सब लोग शांति रखो। आप सब लोग जानते हैं एक बहुत हमारे इसमें जो दुखद घटना हुई है, हमारे सदस्य ई अहमद जी बहुत एक्टिव सदस्य थे केरला के और एक्टिवली पार्ट लेते थे। इस उम्र में भी वो शांत हो गए हैं। मैं अभी अभी उनको श्रद्धांजलि ही दे के आई हूँ, मगर दोनों बातें हमें साथ साथ सोचनी पड़ेगी। एक दुखद घटना हमारे सामने है, मगर साथ ही साथ बजट एक कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग और इसलिए बजट तो करना ही होगा। ये हमारे ऊपर एक प्रकार सा ऑब्लिगेशन कहो, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से एक ऑर्डर होती है तो करना होता है और इसलिए अभी हम डिसीजन ले लेंगे। मगर सैड डिमाइस तो है, ऑबिचुअरी करेंगे, सब क्या करे कैसे करे प्रोसीजर वो अभी अंदर बैठ के हम डिसीजन ले लें। बजट विल बी देयर। बजट होने वाला है रेहान साहब, फटाफट एक सुनाइए तो हमें, हम उसके बाद चर्चा शुरू करें क्योंकि बजट अब फाइनल हो गया, स्पीकर ने कह दिया। शुरू हो जाइए बस। के बाद बजट रखा जाएगा, 11 बजे तय हो गया है, स्पीकर ने साफ कह दिया है बजट रखा जाएगा, रुकेगा नहीं। अब कई सवाल हर जहन में होंगे, फटाफट माइक उठाइए और बताइए। किसानों का हित होगा? ये तो अभी बजट खुलने पे पता चलेगा। लगता है होगा कि सरकार क्या करेगी। लगता है होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता सरकार किसानों के लिए नहीं कोई लगता खास करेगी। जरा माइक उठाइए, बताइए। जो ई कॉमर्स की दिशा में देश बढ़ना चाह रहा है, डिजिटल होना चाह रहा है, उस दिशा में इसका बहुत जिक्र होगा बजट में। देखो जी, होना चाहिए वैसे तो होगा या आपको लगता क्या? मतलब लगता तो है होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया भी आया था, मगर अब वो तो निधन के बाद उनका परिवार जो था कल हॉस्पिटल पहुंचा था, परिवार को मिलने ना देने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, उसको लेके बड़ी जद्दोजहद हुई। उसके बाद आज सुबह ये तय हुआ कि उनका केरल में अंतिम संस्कार होगा और इसके बाद यहाँ जो श्रद्धांजलि दी जाएगी उसके बाद केरल ले जाया जाएगा, वहीं उनका कल अंतिम संस्कार होगा। तो इसका मतलब एक ये भी है कि पार्लियामेंट हो सकता है कल ना चले। 12 आपने कहा रिबेट मिलेगा टैक्स में, जरूर मिलेगा जी, जरूर मिलेगा। रियल एस्टेट को कोई लाभ होने वाला है? सबको घर मिलने वाला है, आम आदमी के घर के लिए घर मिलने वाला है। आम आदमी के लिए ये बजट। सर, मकान और घर में अंतर होता है, घर तो परिवार से बनता है, मकान मिलने वाला है, समझ लीजिए। मुझे अचानक से लगा रहेजा साहब पॉलिटिशियन की तरह बात करने लगे। ललित टेक क्विक रियलिटी चेक, रियल एस्टेट का रियलिटी चेक थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिफरेंट रहेगा, बिकॉज़ जितना हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, हम हर साल ही एक्सपेक्टेशंस करते हैं बजट से, ऐसा होता कुछ नहीं है क्योंकि इसमें हाई टिकट इन्वॉल्वमेंट है और एक कॉमन मैन की इन्वॉल्वमेंट है जो कि अपना सब कुछ निचोड़ के एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। तो बैंक फंडिंग और वो आपको देखना पड़ता है कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, आगे आपके पास जॉब है नहीं है, क्या नहीं है। अब डीमोनेटाइजेशन के बाद एक नया रुख से देखना है, एक नए पहलू से देखना है कि हम किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद ही ये जो स्वैप्स हैं मेरे मलिक साहब। ठीक है मलिक साहब, 40% तो डिमोनेटाइजेशन ने प्राइसेस पहले ही रियल एस्टेट की कम कर दी है, तो आम आदमी को तो एडवांटेज है ही है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में हिंट है कि स्टैम्प ड्यूटी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के रजिस्टर होते हैं वो रिड्यूस करेंगे बिसाइड्स टैक्सेशन। ये इकोनॉमिक सर्वे में हिंट आया हुआ है। तो स्टैम्प ड्यूटी रेट ऑल ओवर रिड्यूस हो जाएंगे, जो कि आज की डेट में बहुत हाई है, क्योंकि सर्कल रेट बहुत ज़्यादा है। हम एक मिनट, इसका मतलब सर्कल रेट भी कम होने वाला है। अंजना जी, मीडिया के लिए कुछ होगा क्या? मीडिया के लिए आप बताइए। सानू एक पल चैन न आए, सानू एक पल चैन न आए, कैश तेरे बिना, कैश तेरे बिना। घर कंगला जाओ, घर कंगला। चलिए ठीक है, गाने पे एक रिएक्शन में आप तीनों से चाह रही हूँ, जल्दी से आपसे शुरू करें सर। मैं कहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन के अलावा कोई ना कोई एक बड़ा धमाका होगा। एक बड़ा धमाका होगा, मोदी स्टाइल धमाका एक होगा। अभी देखते हैं क्या है। अलग साहब
देखिए, मैं तो सोचता हूं कि रूरल इकोनॉमी में पैसे जाएंगे, सो द डिमांड इज जनरेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होगी, सो जॉब्स आर क्रिएटेड, लेकिन धमाके वाले होगा 100% मिस्टर मोदी करेंगे। और वो जो पॉलिटिशियंस दूर गगन की छांव में बैठे हुए हैं और हमको धूप में रखे हुए हैं, उनके भी आप ले लीजिएगा राय। डिमांड रिवाइवल पे बहुत जोर होगा। जिन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन की पेन सही है उनके लिए काफ़ी कुछ किया जाएगा और टैक्स रिलीफ भी थोड़े बहुत दिए जाएंगे डिमांड रिवाइवल के लिए। लेकिन वासुदेव जी, ये जो बात आ रही है आफ्टर सर्जिकल स्ट्राइक, फिर नोटबंदी, चौंकाने की स्थिति में प्रधानमंत्री का बजट को लेकर रहना ठीक है क्या? देश को हम चौंका देंगे? मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा चौंकाने वाला कोई बजट में अनाउंसमेंट हो सकता है। हमें भी नहीं लग रहा है। मगर ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की ओर इशारा जरूर किया जा सकता है, जो एक चौंकाने वाला कदम होगा, मगर इसमें शायद उसका इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस ना। चलिए अब रोक देते हैं, लौटेंगे तो बजट चल रहा होगा। कुछ मिनटों का इंतजार, 5 से 6 मिनट और फिर बजट की शुरुआत। बने रहिए बजट बाजार में आज तक के साथ, देखते रहिए आज तक।